हेलो क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियर फिजन के बारे में पढ़ा था कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कैसे होती है, एंड हमने यूरेनियम एंड न्यूट्रॉन का एग्जांपल लिया था, एंड उससे हमने 3 प्रोडक्ट की रिएक्शन पढ़ी थी। और मैंने बताया था कि जिसमें 3 न्यूक्लियॉन्स निकल रहे हैं वो आपको मेमोराइज रखनी है, एंड बाकी 2 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने निकलेंगे वो आपको मेमोराइज करना है। एंड हमने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया था। आज की क्लास में हम जानेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हमारे सन या फिर स्टार्स पे कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और हम कैसे अर्थ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करा सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो सन या फिर स्टार पे एनर्जी का सोर्स होता है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। तो फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए 2 चीज की बहुत जरूरत होती है। एक तो हमारे पास एलिमेंट्स हो जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कर सके, प्लस इतनी ज्यादा आसपास ये पार्टिकल आ जाएं, बहुत ज्यादा पास आ जाएं कि जो कूलम्ब बैरियर है जो इन पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ रिपेल कर रहा है वो टूट जाए और ये पास आके फ्यूज होना स्टार्ट हो जाए। उसके लिए आसपास वैसे इन्वायरमेंट होना चाहिए, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो हमारे सन पे क्या होता है, फ्यूजन रिक्वायर द न्यूक्लियाई टू कम क्लोज इनफ फॉर द अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स टू ओवरकम द रिपल्सिव कूलम्ब फोर्स। ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन के लिए जो 2 न्यूक्लियाई हैं उनको इतना क्लोज आ जाना होता है ताकि वो क्या कर सके, एक दूसरे के साथ जो रिपल्सिव फोर्स है, बिकॉज हम जानते हैं कि सारे न्यूक्लियाई पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए इन दोनों न्यूक्लियाई को इतना क्लोज आ जाना होता है कि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, एक दूसरे को रिपेल ना करना शुरू कर जाए, कूलम्ब फोर्स का जो बैरियर है वो टूटना शुरू हो जाए। द कूलम्ब बैरियर हाइट डिपेंड ऑन चार्ज एंड द रेडियस ऑफ इंटरेक्टिंग न्यूक्लियाई। अब कितना कूलम्ब बैरियर होगा, कूलम्ब बैरियर मतलब वो रिपल्सिव फोर्स जो कूलम्ब फोर्स की वजह से आ रही है। कूलम्ब बैरियर की वैल्यू डिपेंड करती है कितना ज्यादा चार्ज प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस में, ठीक है, और कितना बड़ा ये न्यूक्लियस खुद होगा। ओके, इसलिए जो छोटे एलिमेंट होते हैं जिनके पास 1-2 ही प्रोटॉन होते हैं वो इजीली फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और बड़े एलिमेंट उतना इजीली फ्यूज नहीं हो पाते हैं। Thermonuclear fusion occur when temperature is high enough for particle to have sufficient kinetic energy to overcome Coulomb barrier. तो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है जनरली स्टार्स पे, और वो क्यों हो पाती है, क्योंकि स्टार्स में जो टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई होता है कि जो पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, इनके पास इनफ अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो कूलम्ब बैरियर को तोड़कर एक दूसरे के पास खुद से ही आना शुरू कर जाएं। ठीक है, एंड फिर क्या होने लग जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब फ्यूजन रिएक्शन इन द सन, तो जो सन का इंटीरियर होता है, जैसे कि अर्थ के पास कोर है, ऐसी सन के पास एक कोर होता है जिसे सन का इंटीरियर कह रहे हैं। उसका टेम्परेचर 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन होता है। ठीक है, insufficient for average energy particle to fuse. Fusion in the sun involve proton with high energy than average. मतलब इतना टेम्परेचर प्रेजेंट होता है जो कि बहुत ज्यादा है, बट ये उतना सफिशिएंट एनर्जी नहीं है जो सन के अंदर रिएक्शन को स्टार्ट कर सके। प्रोटॉन को इससे भी थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो क्या होता है, सन में जो रिएक्शन हो रही होती है वो साइकिल्स पे चल रही होती है। साइकिल मतलब कि पहले प्रोटॉन फ्यूज होता है, फिर कुछ और एलिमेंट बनते हैं, फिर कुछ और एलिमेंट बनने के बाद तब लास्ट में हीलियम एटम बनता है। अगर थोड़ी सी और एनर्जी होती तो अपने आप ही ये कंबाइन होकर ये कन्वर्ट हो जाता अगर एनर्जी ज्यादा हाई होती, बट उतनी हाई एनर्जी प्रेजेंट नहीं होती है। तो सन पे जो रिएक्शन चल रही होती है वो साइकिल की फॉर्म में चल रही होती है, और इस साइकिल को बोलते हैं PP1 साइकिल, प्रोटॉन साइकिल। अब साइकिल में क्या होता है, 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कंबाइन होके हीलियम एटम, 2 इलेक्ट्रॉन
2 न्यूट्रिनो, 6 गामा पार्टिकल और 26.7 MeV एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इस से तो क्वेश्चन आना ही आना होता है अगर न्यूक्लियर चैप्टर से आया तो। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी मेमोराइज करना होगा कि 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन मिलके डिफरेंट डिफरेंट साइकिल में जाकर हीलियम प्रोड्यूस करता है। 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रिनो, ये न्यूट्रिनो है, 6 गामा पार्टिकल और 26.7 MeV एनर्जी निकलती है। ये हमारे सन में प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी है जो एक न्यूक्लियर साइकिल से मिलती है। एंड ऐसे बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर साइकिल चल रहे होते हैं जिसकी वजह से सन बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि अर्थ से इतना दूर होने के बाद भी इतनी ज्यादा एनर्जी हमारे अर्थ पे आ पाती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से। क्लियर? सो आगे चलते हैं। स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस। हीलियम इज द नॉट ओनली एलिमेंट सिंथेसाइज इन द सन, इन द स्टार। खाली हीलियम ही वो एलिमेंट नहीं है जो सन प्रोड्यूस करता है। बड़े बड़े जो सन होते हैं, यस, हमारे सन से भी बड़े दूसरे स्टार्स होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े साइज के होते हैं, उसमें और भी साइकिल चल रही होती है। हमारे सन पे एक साइकिल चल रही होती है जिससे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मिलके हीलियम बन जाता है। पर जो बड़े स्टार्स होते हैं जिनका कोर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वो क्या करते हैं, हीलियम को फ्यूज करके कार्बन एंड उससे भी ऊंचे एलिमेंट्स बना रहे होते हैं। ठीक है, तो स्टार्स खाली हीलियम प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं, स्टार्स दूसरे एलिमेंट भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जो बड़े स्टार होते हैं जिनका कोर टेम्परेचर हाई होता है, वो कार्बन भी प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, एंड कौन से एलिमेंट तक स्टार्स इजिली प्रोड्यूस कर पाएगा, बिकॉज हम ये साइकिल जानते हैं। 30 तक मास वाले जो एलिमेंट है वो स्टार प्रोड्यूस कर पाता है इजिली, क्योंकि वहां तक फ्यूजन पॉसिबल होता है। उसके बाद फ्यूजन होना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो एलिमेंट है 30 मास तक के, वो स्टार्स प्रोड्यूस करते हैं। Element more massive than those near the peak binding energy curve cannot be produced through fusion reaction. वही 30 के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं वो फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, भले ही कोर टेम्परेचर कितना ही हाई हो स्टार का और कितने ही साइकिल्स चल रहे हो स्टार में। ठीक है, कार्बन तक तो कोई भी छोटा स्टार प्रोड्यूस कर पाता है, बट उसके ऊपर के जो एलिमेंट है वो फ्यूजन रिएक्शन से नहीं प्रोड्यूस हो पाते हैं। सन लाइफ स्पैन। अब सन की लाइफ स्पैन के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो सन का भी एक लाइफ स्पैन होता है। उसके बाद क्या होगा, सन के अंदर जितना भी हाइड्रोजन है वो खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा, सारा का सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड हीलियम में कन्वर्ट होने के बाद सन के कोर के पास और हाइड्रोजन नहीं मिलेगा ताकि उसमें क्या हो सके, एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्षमता हो सके। तो सन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद। और सन का हमने एस्टिमेट निकाला है कि जितना उसके कोर के अंदर हीलियम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उससे अगर देखा जाए तो सन की जो लाइफ स्पैन है वो है 5 × 10⁹ ईयर ओल्ड। ठीक है, इतना पुराना हमारा सन है और 5 बिलियन ईयर तक क्या होता रहेगा, उसके पास हाइड्रोजन इतना है कि वो रिएक्शन कंटिन्यूस करते रहे। जब सन के अंदर हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, तो ये हमारा सन का कोर है, इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो कन्वर्ट होके हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है और हीलियम सन के चारों ओर बन रही है। जब सन का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो खाली उसके पास हीलियम बची होगी और सन के जो आउटर सरफेस में हाइड्रोजन है वो बचा होगा। तो जब अंदर का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो सन के जो आउटर मोस्ट सरफेस है उसका हाइड्रोजन क्या करना शुरू कर देगा, रिएक्शन करना शुरू कर देगा। और हमारा सन का जो साइज है वो बहुत ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा, इतना बड़ा हो जाएगा कि हमारा जो अर्थ है वो सन के अंदर चला जाएगा। सन इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और उस स्टेज को कि सन का इतना ज्यादा बड़ा हो जाना, उसको हम बोलते हैं रेड
जाइंट बिकॉज सन उस टाइम कंप्लीटली रेड कलर का दिखेगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं रेड जाइंट। और जब रेड जाइंट बनने के बाद आउटर मोस्ट सारी की सारी हाइड्रोजन भी खत्म हो जाएगी, तो सन के कोर के पास इतनी पावर नहीं बचेगी कि वो पार्टिकल्स को एक्सपेंड कर सके एंड साइज उसका बना के रख सके। बट सन के पास मास है, तो सन के पास ग्रेविटी है, तो एक टाइम आएगा कि ग्रेविटी क्या करने लग जाएगी, सन के सारे पार्टिकल्स को खींचने लग जाएगी। एंड सन की ग्रेविटी बिकॉज बहुत हाई है, तो सारे के सारे पार्टिकल्स एक छोटे से एरिया में कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है। एंड वो साइज, कोलैप्स होने का साइज सन के कोर के बराबर ही होगा और सन हमारा ठंडा हो जाएगा और इस तरीके से सन हमारा खत्म हो चुका होगा। तो ये हमारे सन की लाइफ साइकिल के बारे में है कि सन अराउंड 5 × 10⁻⁹ ईयर ओल्ड है। और जितना साइंटिस्ट ने चेक किया अलग अलग एक्सपेरिमेंट से, सन से आने वाली रोशनी के हिसाब से, स्पेक्ट्रम के हिसाब से सन के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रहेगी 5 बिलियन ईयर्स तक। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सन की कोर के अंदर कोई हाइड्रोजन बचेगी नहीं, तो सन के जो सरफेस पे हाइड्रोजन है वो रिएक्शन करना शुरू कर देगी। एंड उसके रिएक्शन करने की वजह से सन जो है आउटर सरफेस से एक्सपेंड करने लग जाएगा और सन इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि वो हमारी अर्थ को भी स्वॉलो कर लेगा। एंड उस स्टेज को हम बोलते हैं रेड जाइंट। और सन क्या होता जाएगा, अपने आप को एक्सपेंड करता जाएगा और अपने आउटर मोस्ट की हाइड्रोजन को कन्वर्ट करके हीलियम में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से। उसके बाद जब सन के आउटर मोस्ट सरफेस में भी हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी, तो सन के पास इतनी पावर नहीं बचेगी कि वो सन को उसकी शेप में रखा जा सके। बट सन के पास ग्रेविटी होगी, तो ग्रेविटी सारे पार्टिकल्स को खींचकर एक स्मॉल एरिया में कोलैप्स करा देगी। तो इस तरीके से हमारा सन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सन की डेडलाइन है, एक तरीके से आप समझ सकते हो। तो सन भी एक टाइम पे खत्म हो जाएगा और अर्थ भी नहीं बचेगी। तो ये है लाइफ स्पैन ऑफ द सन। अब हम आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि की पॉइंट्स, ठीक है, किसी कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन के। कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन हम करने की कोशिश करते हैं ताकि हम जानते हैं कि फ्यूजन रिएक्शन से 27 MeV एनर्जी मिल रही है अप्रोक्सीमेटली। 4 हाइड्रोजन एटम को हीलियम में कन्वर्ट करने से हमें इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलने लग जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं ताकि अर्थ पे ही 2 एटम को फ्यूज करके ताकि हमें इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो उसके लिए हम जानते हैं कि हमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। और ये सारे के सारे जो हाइड्रोजन एटम है, इन सब के ये जो प्रोटॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन सबको बहुत क्लोज लेके आना पड़ेगा, वरना न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होगी। तो हमें क्या बनाना होगा, प्लाज्मा स्टेट बनानी होगी, जो कि 4th स्टेट ऑफ मैटर होती है। तो क्या करने की कोशिश करते हैं, अगर हमें अर्थ पे फ्यूजन रिएक्शन करना है तो सबसे पहली चीज हमें टेम्परेचर इतना हाई करना होगा कि हाइड्रोजन के सारे पार्टिकल्स इस तरीके से पार्टिकल फॉर्म में आ जाए। एंड फिर जाके हमें रिएक्शन स्टार्ट करनी पड़ेगी ताकि हमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल सके। फ्यूजन रिएक्शन का एम यही है अर्थ पे कराने का, ताकि हमें अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी मिल सके, हमें कोयल और फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड होके ना रहना पड़े। ओके, न्यूक्लियर रिएक्शन एंड कंजर्वेशन। न्यूक्लियर इक्वेशन कंजर्व द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो न्यूक्लियर इक्वेशन होती है, जो भी हम फॉर्मूले लिख रहे हैं, उसमें आप देखोगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सारे के सारे एटम का और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा कंजर्व्ड रहेंगे। मास लेकिन कंजर्व नहीं रहेगा, एनर्जी कंजर्व रहेगी। मास कंजर्व नहीं होगा बट एनर्जी कंजर्व होगी। और नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। सो ये था अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और इस टॉपिक के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले तो पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है,
प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस बहुत ज्यादा ही स्ट्रांगली बाइंड रहता है, इतना ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड रहता है कि एक छोटे से एरिया में ही वो बिल्कुल कंसंट्रेटेड हो जाता है। उसको बाइंड करने का रीजन क्या था? बिकॉज न्यूक्लियस के पास एक स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होती है जो उसको बाइंड करके रखती है। फिर हमने जाना कि न्यूक्लियस के पास एक और फोर्स होती है जो कि होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और वो तब अपने आप को शो करती है जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन जब भी हो रहा होता है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, ओके, तो हमेशा वीक न्यूक्लियर फोर्स आती है। हमने बाइंडिंग एनर्जी एंड मास नंबर की कर्व से जाना कि कौन से पार्टिकल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कर सकते हैं, कौन से पार्टिकल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हमने यूरेनियम का फिजन रिएक्शन के बारे में पढ़े एंड सन का फ्यूजन रिएक्शन के बारे में पढ़ा, और हमने सन की लाइफ साइकिल के बारे में भी जाना। तो ये सारी की सारी चीजें हमें चाहिए होती है इस चैप्टर में, और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्मॉल पॉइंट्स के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। और अभी हमने जाना कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या है, मास कंजर्व नहीं होता, नंबर कंजर्व रहता है एंड एनर्जी कंजर्व रहता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इन एनर्जी अगर हम जाने तो मास एनर्जी कन्वर्जन अकर होता है कंटिन्यूअसली पूरे रिएक्शन में। मास जो हो रहा होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। और न्यूक्लियर रिएक्शन केमिकल रिएक्शन से बहुत डिफरेंट है, बिकॉज केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है, केमिकल बॉन्डिंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, एनर्जी कांस्टेंट रहता है, मास कांस्टेंट रहता है। बट अगर न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन रिएक्शन की बात की जाए तो उसमें न्यूक्लियर इन्वॉल्व रहता है और मास एनर्जी एक दूसरे में कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होते रहते हैं। ओके, ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि यूरेनियम है, उससे कौन सा पार्टिकल निकला होगा, कौन सा पार्टिकल निकला होगा कि वो कोई एक्स एलिमेंट 23190 बन जाए। तो हमेशा याद रखना ये जो मास है ये कंजर्व रहेगा। आपको मास में कितना और एटॉमिक नंबर में कितना चेंज दिख रहा है? एटॉमिक नंबर में 2 का चेंज दिख रहा है, मास में आपको 4 का चेंज दिख रहा है, तो आपको पता है कि हीलियम पार्टिकल ही निकला होगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोल देंगे कि अल्फा डीके है, ठीक है। अगर यूरेनियम 23592, ठीक है, से कुछ भी फर्क नहीं आ रहा है, U3592 ही आ रहा है, बट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा रिएक्शन हुआ होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि एनर्जी में चेंज आ रहा होगा, ओके। एंड बिकॉज एनर्जी में चेंज आ रहा होगा तो ऐसे में आपको गामा डीके दिखने को मिलेगा, ठीक है। सो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस टाइप के आपको डीके देखने को मिल रहे हैं, ओके, किस टाइप की रिएक्शन हो रही है। आपसे बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कराया जा सकता है, आपसे सन की साइकिल पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इस टाइप के छोटे ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था ये, एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस चैप्टर की छोटी सी एक समरी देख लेते हैं, एंड समरी है कि न्यूक्लियस क्या होता है। अब हम न्यूक्लियस को बहुत सही से एक्सप्लेन कर सकते हैं बिकॉज अब हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है। तो न्यूक्लियस एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है जिसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हमें मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। एटॉमिक मास एंड मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन की इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और इनका सिंबल होता है Z, जहां पर मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और इसको A से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स की, हमें वो ध्यान रखना है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास चेंज हो रहा होता है।
आइसोबार क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने पहली बार पढ़ा था वो है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या चीज सेम रहती है? सेम रहता है n, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर सेम हो, बाकी चीजें चेंज हो रही हो, तो उसको बोलते हैं आइसोटोन्स। तो हमें आइसोटोन्स पे ध्यान रखना है। ये नया है तो आइसोटोन्स पूछा जा सकता है। आइसोटोप्स एंड आइसोबार हमें पता होते हैं। अगर आइसोटोप्स का जनरल एग्जाम्पल पूछा जाए तो हम हमेशा 1H1, 2H1 एंड 3H1 होता है। मैंने आपको कहा था कि 2H1 हार्ड वाटर होता है। 2H1 का जो सिंबल है वो D है, क्योंकि इसका दूसरा नाम ड्यूट्रियम भी है। वाटर का नॉर्मल फॉर्मूला होता है H2O। अगर हाइड्रोजन को ड्यूट्रियम से रिप्लेस कर दिया जाए तो D2O जो होता है वो हार्ड वाटर होता है। एंड D2O यूज होता है जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें कूलिंग एजेंट की तरह। न्यूक्लियर रिएक्टर में हमें एक टाइम पे कुछ चीज़ों को कूल करने में भी हेल्प चाहिए होती है। तो ये जो D2O है ये काफ़ी अच्छा कूलिंग मटेरियल है, ठंडा करने में हेल्प करता है हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को। ओके, तो ये था अबाउट हार्ड वाटर। हमें डेफिनेशन पता चल गई कि न्यूक्लियस क्या होता है, हमें डेफिनेशन पता चल गई कि एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास क्या होता है, हमें पता है कि न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है, आइसोबार, आइसोटोप्स एंड आइसोटोन्स हमें पता चल गए हैं। वेरी गुड। ओके, न्यूट्रॉन और आइसोटोप्स हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा था। वो रिलेशन था E=mc²। ओके, इससे हमें पता चलता है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट करा जा सकता है। एंड अगर छोटे से मास को भी अगर हमने एनर्जी में कन्वर्ट किया तो हमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। इसी प्रिंसिपल का यूज करते हुए हमने न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए थे। एंड इसी इक्वेशन का यूज करते हुए हमें एक प्रॉपर्टी के बारे में पता चला था जिसे कहते हैं मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट क्या था कि हमने कैलकुलेशन करी कि एक न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए। एंड वो न्यूक्लियस का मास किसके इक्वल होगा कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उसका मास प्लस जितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उसका मास, उनका सम हमें मास दे देना चाहिए था। ठीक है, हमने एक साइड कैलकुलेशन कर दी, एक साइड हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाला, एक्सपेरिमेंट करके देखा कि कितना मास होना चाहिए। वो मास हमने निकाला तो हमने देखा कि कैलकुलेटेड मास और एक्सपेरिमेंटल मास में एक डिफेक्ट है, वैल्यूज सेम नहीं आ रही है, चेंज है। तो उसको हमने मास डिफेक्ट कहा, जिसे हमने डेल्टा कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया। और हमने ये कहा कि मास डिफेक्ट हमें इसलिए मिल रहा है बिकॉज मास एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है और उस एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। एंड वो एनर्जी क्या कर रही है, न्यूक्लियस को बाइंड करने में हेल्प कर रही है। वो एनर्जी न्यूक्लियस को बॉन्ड करने में हेल्प कर रही है। उसके बाद हमने पढ़ा कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। सो वो फोर्स जो प्रोटॉन को प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन से और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर जोड़ के रखे, उस फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स में से एक है। एंड न्यूक्लियर फोर्स दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो फोर्स इन पार्टिकल्स को बाइंड करके हेल्प कर रहा है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और ये सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स में से है जो हमें नेचर में मिलता है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स भी है, जैसे कि ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ओके, कूलम फोर्स, या फिर ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स में से एक है। बट इसकी रेंज बहुत छोटी है, इसकी रेंज है न्यूक्लियस का साइज। इसके बाद हमें जो दूसरी फोर्स मिली थी उसको कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स किस पे काम आती है? वीक न्यूक्लियर फोर्स यूज होती है जब न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही होती है, तो उस टाइम जो फोर्स एक्ट कर रही होती है दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। एंड न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे को पता है कि 3 टाइप की होती है, अल्फा, बीटा, गामा डीके, ठीक है, जिसमें बीटा डीके भी 2 टाइप के होते हैं, बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा होता है एंड बीटा पॉजिटिव में
क्या बाहर आ रहा होता है? पॉजिट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन का उल्टा ही होता है। मास सेम होता है, चार्ज डिफरेंट होता है। ओके, एंड उसके बाद हमने न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन 170 मास वाले से ऊपर एलिमेंट कर सकते थे। हमने मेनली यूरेनियम के बारे में पढ़ा क्योंकि सबसे ज्यादा वही यूज होता है। एंड जो पहली रिएक्शन पढ़ी थी हमने यूरेनियम की, जिसमें 3 न्यूट्रॉन निकल रहे थे, हमें उसको मेमोराइज करना है। बाकी 2 इतने काम के नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कौन से वाले में 4 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं और किस में 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। एंड वो तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, बिकॉज हम जानते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कांस्टेंट होने चाहिए पूरे रिएक्शन में। लेफ्ट हैंड साइड जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उतने ही राइट हैंड साइड होने चाहिए। फिर हमने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पढ़ा एंड हमने जाना कि स्टार या सन पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। एंड हमारे सन पे जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, पीपी साइकिल, वो रिएक्शन हमने पढ़ी। उसका फाइनल रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 6 गामा पार्टिकल निकलते हैं और कितनी एनर्जी निकलती है और कितने न्यूट्रिनो निकलते हैं, ये हमें याद रखने होते हैं। उसके बाद हमने लाइफ साइकिल पढ़ी सन की, कि सन भी कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। एंड हमने अब क्या कर दिया, समरी ले ली इस पूरे के पूरे चैप्टर की। एंड फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमने न्यूक्लियर चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।